केंद्र की नई सरकार ने आम बजट 2015-16 में युवाओं को राहत देने के साथ साथ आम जन का बहुत ध्यान रखा है। इसके अलावा औद्योगिक सेक्टर को भी सहूलियतें दी है। क्या है इस बजट के माने, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फिक्की के डीजी डॉक्टर अरविंद प्रसाद। सर, बजट में सरकार ने बहुत सारी ऐसी सहूलियतें दी है जिसमें युवाओं को और जो औद्योगिक सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं आने वाले सालों में रोजगार के नए विकल्प पैदा होंगे, क्या कहेंगे? अगर आप पूरे बजट को एक समरी के रूप में देखना चाहेंगे तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में कहा था कि वो भारतवर्ष में जॉब क्रिएटर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, न कि जॉब सीकर्स को। तो पूरे बजट का एक सार तत्व ये है कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट, एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इस तरह का हो कि जो ट्रेडिशनली बिजनेस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े रहे हैं वो भी अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें, क्योंकि मेजर रोजगार जो है वो नए छोटे छोटे उद्यमियों से उत्पन्न होने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे एजुकेशन सिस्टम में पूरे स्किल्स कौशल को बढ़ावा देने के लिए पूरे इंडस्ट्री की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, मेक इन इंडिया को, फिर डिजिटल इंडिया को, जिससे कि छोटी छोटी जगहों पर भी उसी तरह की सूचना उपलब्ध हो। जो उद्यमी एक छोटे स्थान पे, छोटे शहरों में, छोटे गांवों में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो डिजिटल इंडिया की बात कही गई, जन धन योजना की बात कही गई है कि रोजगार को शुरू करने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो वित्त की आवश्यकता होती है, तो बैंकों से फाइनेंस की उपलब्धता हो। तो पूरे अगर आप बजट को एक तरह से देखेंगे तो फोकस इस तरह से किया गया है कि छोटी छोटी जगहों में लोग अपने छोटे छोटे रोजगार सुविधा से शुरू कर सके, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस के माध्यम से ये कहा गया है कि पहले आप जानते हैं कि आप बिजनेस करना इतना डिफ़िकल्ट होता है कि कई लोग बिजनेस करने के, छोटा रोजगार करने के बजाय अपने गांव शहर को छोड़ करके बड़े शहरों में रोजगार खोजने चले जाते हैं। तो पूरा प्रयास यहाँ पर यही है। और अगर आप स्पेसिफिक्स की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल योजना पर फोकस दिया गया है, जहाँ पर लोग एजुकेशन के बाद ऐसे स्किल्स को प्राप्त करेंगे। और स्किल्स का सर्टिफिकेशन की भी बात कही गई है कि आप मान लीजिए आप अच्छा कारपेंटर हैं लेकिन आपको एक सर्टिफिकेशन नहीं है, तो जो आपका एम्प्लॉयर है वही जानता है कि आप अच्छा कारपेंटर है, फिर आप उसको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। तो पूरे स्किल मिशन का जो प्रयास है वो यह है कि स्किल सर्टिफिकेशन हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो, उस सर्टिफिकेट को लेकर के आप नागपुर में मान लीजिए काम कर रहे हैं, कल को आपको चेन्नई में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो अब उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे चेन्नई में भी जा करके वही रोजगार कर सकते हैं। अब उस सर्टिफिकेट नहीं रहने के कारण यह नहीं हो पाता है। तो स्किल डेवलपमेंट की और कौशल की तरफ दिया गया है। एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी पे बहुत जोर दिया गया है कि आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन के माध्यम से क्लास 8 तक 14 वर्ष के बच्चों को आवश्यक शिक्षा की ओर निश्चितता की गई है, लेकिन उसके आगे को भी शिक्षा बढ़ता रहे इसके लिए सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की यह बात कही गई है कि हर आदमी को 5 किलोमीटर के अंदर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध होगा। तो एजुकेशन की बात कही गई, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कही गई है। और रिन्यूएबल एनर्जी, आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता, पावर की आवश्यकता सबसे ज़रूरत पड़ती है। अपने देश में कई जगहों पर खास के दूर दराज इलाकों में एनर्जी नहीं रहने के कारण एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पाता है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोगैस है, ये इसका नेचर ही ऐसा है कि छोटा छोटा एनर्जी यूनिट होता है, तो छोटी छोटी जगहों पर भी एनर्जी उपलब्ध होएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जनधन योजना के माध्यम से जो बैंकिंग सुविधा है वो हर छोटे जगहों पर हर लोगों को एक्सेसिबिलिटी कराया गया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, स्किल पे फोकस करके, फाइनेंस की उपलब्धता को फोकस करके पूरा प्रयास किया गया है कि लोगों को रोजगार अपने तरीके से स्वरोजगार की तरफ से, छोटे छोटे व्यवसाय से अच्छे रोजगार मिले। बड़े उद्यमियों को भी राहत दी गई है, जैसे कॉरपोरेट टैक्स में यह प्लानिंग की गई है कि अगले 4 वर्षों में 30% से कम करके 25% पे किया जाएगा। इसी तरह से कई ऐसे टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड है जिसके कारण जो बिजनेस करना इतना मुश्किल होता है, तो सरकार ने जीएसटी पे फोकस किया है।
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कई चीज़ें ऐसी है जिसमें फिनिश्ड गुड्स जो है उस पर कम टैक्स लगता है। अगर आप बाहर से सामान लाते हैं, टीवी लाते हैं, टेलीविज़न लाते हैं, तो कस्टम ड्यूटी कम लगता है, और कंपोनेंट्स लाएंगे तो ज़्यादा टैक्स लगता है। उससे होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो सामान महंगे हो जाते हैं बनिस्बत की आप इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सरकार ने उस पर भी काफ़ी फोकस्ड अटेंशन दिया है। एजुकेशन क्वालिटी को भी अपॉर्चुनिटी, जो लोग हायर एजुकेशन में, यूथ में बहुत लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो कई बार फाइनेंशियल जो फीस है, खास करके आप जान रहे हैं कि अब हायर एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर्स भी काफ़ी बड़े पैमाने पर आए हैं, तो कई बार फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा होता है कि जो मध्यम परिवार से, निम्न मध्यम परिवार से आते हैं और नीचे निम्न आय के परिवार से आते हैं, वो जो अच्छे योग्यता के विद्यार्थी हैं उनको भी हायर एजुकेशन में जाने में असुविधा होती है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सुविधा नहीं होती है। तो उसके लिए स्कॉलरशिप अथॉरिटी की बात की गई है कि जो लोन और स्कॉलरशिप दोनों को मिला करके ऐसी व्यवस्था रहेगी कि कोई भी आदमी, कोई भी छात्र जो योग्य है, जो ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसे ज़रूर शिक्षा मिल पाएगी। एक्सेसिबिलिटी के लिए आईआईटी, आईआईएम्स, ऐसे कई स्टेट्स जहां पर अभी नहीं है, उन पर भी कवरेज की बात कही गई है। तो मैं अगर ओवरऑल मैं देखता हूं तो एक पूरी बजट है, ये संभावनाएं हैं, जो अभी अपेक्षाएं हैं कि कई चीज़ें जो अनाउंस की गई थी बजट में उसको फॉलो अप करके अब उसके गाइडलाइन निकाले जाने, जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना बजट में अनाउंस हुए हैं, अब उसके गाइडलाइंस विस्तृत निकाले जाने हैं जिससे कि उसको तुरंत इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। और साथ साथ कई चीज़ों में राज्य सरकारों को भी इसमें पहल करने की आवश्यकता है। आपको ये भी मालूम होगा कि इस वर्ष राज्य सरकारों को अधिक धन राशि दी गई है। 62% कुल बजट का या कुल रेवेन्यू का 62% अब राज्यों के पास जाएंगे। पिछले वर्षों की तुलना में ये 10% ज़्यादा है। तो ये राज्य सरकारों के लिए भी एक अवसर है कि उस अतिरिक्त राशि से वो ऐसी योजनाएं की पहल करें जिससे कि बेरोजगार युवकों को अच्छे कौशल मिल पाए, अच्छे रोजगार सृजन करने के लिए उनको एक्टिविटीज़ हो पाए, कई चीज़ों को सुविधाजनक बनाया जाए, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की पहुंच गांव-गांव तक पहुंचाई जाए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इस बजट में काफ़ी पॉजिटिव तरीके से युवाओं के लिए व्यवस्था की गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन योजनाओं की चर्चा की गई है उसे शीघ्रता से शीघ्र कार्यान्वित करके युवाओं को इसके लाभ लेने में की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा। सर, अगर बात करें बजट में, तो औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनकी स्थापना करने के लिए या औद्योगिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने पेपरलेस वर्क की एक शुरुआत की है, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर है, ऑनलाइन आवेदन है, जो धक्के खाने की और जो कार्यालयों में आने जाने की जो प्रक्रिया, समय जाया होता है, उसको बहुत सरल बनाया। तो किस तरह लेते हैं इसको? नहीं, आपने यह ठीक ही कहा है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, और सरकार ने इधर पहल करके कि सारी सूचना आपको, डिजिटल इंडिया का बेसिकली वही मतलब है। एक तो डिजिटल इंडिया में इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ब्रॉडबैंड का, सेकंड सरकार के जो जितने सर्विसेज हैं, जितने रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, वो सारा ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपको ऑफिस जा कर के करने की जरूरत नहीं होगी। और तीसरे ये है कि जब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो प्राइवेट सेक्टर भी कई सर्विसेज, जैसे मुझे मालूम है, हम लोग फिक्की में काम कर रहे हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन में और प्राइमरी एजुकेशन में कई क्षेत्रों में चूँकि टीचर्स की उपलब्धता नहीं होती है, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाता है। तो हम लोग इंडस्ट्री के माध्यम से ऐसा कंटेंट, डिजिटल कंटेंट डेवलप कर रहे हैं कि कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी हम पूरे जिला के सभी स्कूल में उन सूचनाओं को, उन शिक्षा की पद्धतियों की ऐसे विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं जिनको अच्छे शिक्षक जिन स्कूलों में नहीं है, उनके लिए भी अच्छी से अच्छी जो बेस्ट उपलब्ध मटेरियल है उसकी उपलब्धता उनके पास हो। तो डिजिटल इंडिया का रियली सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है। जो पहले तो सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें डिजिटल माध्यम से सुविधाजनक बनाया गया है, और इसके साथ साथ दूसरे लोग भी और अधिक सुविधाजनक इसको बनाएंगे।
सर अगर बात करें जो देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले या अर्बन या रूरल इलाकों में जो गरीब लड़के हैं उनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है पढ़ाई के दौरान, तो सरकार ने विजया लक्ष्मी, प्रधानमंत्री विजया लक्ष्मी एक योजना की शुरुआत भी की है, जिसके लिए एक अथॉरिटी का भी गठन किया गया है जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देके अच्छी शिक्षा और बेहतर शिक्षा देने की एक योजना बनाई है। तो किस तरह देखते हैं इसको युवाओं के संदर्भ में? नहीं, आपने ठीक है कहा, मैंने भी इसका जिक्र पहले किया था कि इसका मूल जो लाभ है, पहले भी स्कॉलरशिप थे लेकिन क्या थे वो कई स्कैटर्ड रूप में छोटे स्कीम्स के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के तहत, कभी मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, कभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और कई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अलग अलग तरीके से दिए जाते थे। अब इस जो योजना के तहत एक जगह पे ये सारी सूचना उपलब्ध रहेगी, विद्यार्थी उसका लाभ उठा पाएंगे, उसे उसका आवेदन करके उसका प्राप्त कर सकते हैं। और जो डिजिटल इंडिया है उससे एक और फ़ायदा होगा कि सरकार की जो योजना है उसके अलावा भी कई संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं तरह तरह के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, तो वो सूचना भी गांव तक पहुंच पाएगी। तो ये दोनों जो इनिशिएटिव्स किए गए हैं, दोनों जो प्रयास किए गए हैं, उससे निश्चित रूप से जो खास करके पिछड़े इलाके में रहते हैं, जिन तक सूचनाएं कम उपलब्ध होती थी, उनको लाभ होगा इन योजनाओं का फ़ायदा उठा करके अपनी ऊंची शिक्षा का जो अपना जो एम है उसको प्राप्त करने में। सर अगर बात करें सरकार के जो आर्थिक विकास की जो नीति है, कई सारे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं। जो कॉर्पोरेट टैक्स है 30 से 25% किया गया कम, तो इससे कहीं ना कहीं एक औद्योगिक सेक्टर को प्रमोशन या सहूलियत देने का काम किया गया है। तो किस तरह का आप संदर्भ देखते हैं? नहीं, जैसे मैं पहले भी इसको बोला था कि जो होल पूरा प्रयास बिजनेस एनवायरनमेंट को आसान करने से, आप अगर 30 से 25 की ओर देखेंगे तो 5% टैक्स करने कम नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा गया है कि जो बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए जाते थे उसको कम करके 30 से 25 कर देंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि पहले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था, अब बड़ा सिंपलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरह का जीएसटी को भी मैंने चर्चा की थी। तो पूरा प्रयास ये है कि बिजनेस करना बहुत आसान हो। जो टैक्स सरकार को चाहिए वो तो चाहिए ही, क्योंकि आप सरकार को चलाने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो राशि सरकार कलेक्ट करना चाहती है इंडस्ट्री से वो मिले उसको, वो इशू बिंदु नहीं है। बिंदु यह है कि उसको कलेक्ट करने में या उसको देने में उद्योग को या बिजनेस को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस बार पूरे प्रयास किए गए हैं कि जो आपको टैक्स देने हैं आप नियम से, सुविधा से आप जमा कर दें और फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो वह भी उसी प्रयास की तरफ है। और एक तरह से 25% आ जाने से जो इस इलाके में जो कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं, जैसे आसियान कंट्रीज है, थाईलैंड है, जापान है, तो वहाँ के भी प्रोडक्ट्स से हम compete कर पाएंगे। तो ये भी एक मेक इन इंडिया को एक सफल बनाने के लिए एक प्रयास है। ये सर नई सरकार के आने तकरीबन 9 महीने के बाद अगर आप एक आकलन करते हैं तो इकोनॉमी में एक सुधार देखने को मिला, जीडीपी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वैश्विक स्तर पे भारतीय एक इमर्जिंग नेशन के रूप में आई है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल लोग यहाँ आने की सोच रहे हैं। किस तरह का एनवायरनमेंट देखते हैं आप नई सरकार का? नहीं, आप जिन चीज़ों की आपने चर्चा की उसके साथ साथ महंगाई दर भी कम हुआ है। तो उससे क्या हुआ है कि ओवरऑल जो है एक बिजनेस का वातावरण बना है। ऑफ कोर्स कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, जिसे लागू करने की आवश्यकता है, जैसे जीएसटी हुई, जिस पे सरकार एक तरह से पूरी तरह से लगी हुई है, 25% टैक्स रेट करने की कम है। तो एक सरकार, और इसी तरह टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स की तरफ जो है, तो उसने भी सरकार ने कहा कि इसकी ओर सरकार बहुत सतर्क रहेगी कि पिछले समय से टैक्स नहीं लगाएगी। तो इस पूरी स्थिति से एक बिजनेस वातावरण की ओर झुकाव हुआ है और लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास करेंगे कि इस वातावरण का लाभ उठा करके नए नए व्यवसाय और नए नए उद्योग शुरू करें। प्रधानमंत्री जी ने बजट पे प्रतिक्रिया में कहा कि सबका बजट है, कोई विजनरी बजट है जिसमें समानता के साथ साथ सबकी तरक्की और रोजगार की बातें कही गई है। कहीं ना कहीं ऐसी पहलें की गई है जो आने वाले दिनों में बहुत ही लाभदायक साबित होगी युवाओं के संदर्भ में और अन्य जो सेक्टर से जुड़े लोग हैं। क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इसमें कई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में, स्किल डेवलपमेंट में, हायर एजुकेशन लेने में युवाओं को सुविधा होगी।
ये अब आवश्यकता ये है कि इन सारी योजनाओं को पूरे प्रयास के साथ पहल करके ज़मीन पे धरातल पे लाया जाए, जिससे कि जो गांव-गांव तक ऐसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र, ऐसे युवा जो रोज़गार की ओर प्राप्त करने की ओर देख रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी इन अनाउंसमेंट्स का, ये जो घोषणाएं की गई है, उसका सीधा लाभ मिल पाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री जी ने, उसमें कहीं ना कहीं नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। जहां नवाचार और उद्यमशीलता की बात आती है, वहां जाहिर सी बात है कि रोजगार युवाओं के लिए अपने आप सामने आते हैं। तो ये कैसा आप मानते हैं इसको? नहीं, ये बात सही, जैसे कि वित्त मंत्री ने अभी अपने बजट में कहा कि वो जॉब क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और स्वावलंबन, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, कि इससे ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज तो जॉब क्रिएट करते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर भी जॉब का सृजन हो। तो इस तरह का फोकस ज़रूर रहा है, खास करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, खास करके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करके, और ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, कम्युनिकेशंस, लॉजिस्टिक्स, ये सब पर ध्यान दे करके। तो यह निश्चय ही एक सराहनीय प्रयास है और हमें आउटकम कुछ दिनों में दिखना चाहिए इस पर। वित्त मंत्री ने बजट के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आने वाले 5 साल में देश को हम मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं। 2020 तक हम एक उभरता हुआ राष्ट्र जो है, भारत की जो एक इमेज है वो वैश्विक इमेज अगर देखें तो एक इंडस्ट्रियल और ग्रोइंग स्टेट के रूप में सामने आएगी। तो किस तरह आप इसको लेते हैं? वित्त मंत्री ने शुरुआत में यह भी कहा कि 2022 में इंडिया के इंडिपेंडेंस का 75वां वर्ष होगा और उसको उस तरह से देखना चाहते हैं कि 22 तक एक इंडिया विजन को पेश किया गया है कि एजुकेशन की क्या स्थिति रहेगी, पर कैपिटा इनकम की क्या स्थिति रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति रहेगी, गांव-गांव में घर की क्या सुविधा की रहेगी, एक्सेसिबिलिटी की क्या रहेगी। तो एक बहुत बड़ा विजन स्टेटमेंट के रूप में उसको रखा गया है, खास करके 75वां वर्ष ऑफ स्वतंत्रता दिवस के समय तक के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन 5 वर्षों में, या कह लें तो एक तरह से 7 वर्ष है, इन वर्षों में भारत सरकार और अन्य राज्य सरकार और उद्योग जगत सारे एक साथ प्रयास करेंगे उस विजन को प्राप्त करने की ओर। सरकार ने जो कौशल विकास मिशन के जरिए राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तैयार करने का एक मसौदा तैयार किया है, पहले भी इस पर सरकार ने जोर दिया, अभी बजट में बहुत सारा फंड एलोकेशन किया है। तो किस तरह का परिदृश्य आप देखते हैं स्किल और कौशल विकास का, जो एक सेक्टर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा उसमें? देखिए, स्किल और कौशल विकास का मूल बिंदु हिंदुस्तान में यह रहा है कि एक तरफ से हम स्किल की व्यवस्था करते हैं और वो स्किल जो प्राप्त करते हैं, जो उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो जो पूरा प्रयास यह है कि स्किल डेवलपमेंट उन क्षेत्रों में हो जिनमें रोजगार की संभावना है, और दूसरा यह है कि स्किल डेवलपमेंट का एक क्वालिटी हो, एक स्टैंडर्ड्स हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो इंडस्ट्री में, बिजनेस में, और तीसरा यह है कि उसका एक सर्टिफिकेशन हो, जिससे कि जो जिसके पास स्किल है उसके पास एक नेशनली रिकॉग्नाइज, राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी मान्यता हो, उस तरह का सर्टिफिकेट हो उसके पास, जिससे कि वो राष्ट्र में कहीं भी जाकर के उस स्किल के आधार पर रोजगार कर सके। तो यही तीनों प्रयास जो है, और तीसरा यह भी है कि जो इंक्लूसिवनेस, जिनके पास व्यक्तिगत साधन कम है, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अभी जॉब छोड़ करके अपना स्किल प्राप्त करें, तो उनके लिए भी प्रधानमंत्री कौशल योजना में ये व्यवस्था किए जाने की संभावना है कि जो स्किल प्राप्त करेंगे उन्हें कुछ एक निश्चित राशि दी जाएगी, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे वो 2 महीना 3 महीना रोजगार छोड़ करके भी नया कौशल प्राप्त कर सके। सरकार ने अभी जो नीति आयोग बनाया उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स को शामिल किया है, औद्योगिक जो घराने हैं उनसे भी है, बहुत सारे जो फेडरेशंस हैं इकोनॉमिक को जो रेगुलेट करते हैं या अपनी राय देते हैं उनको शामिल किया, रिसर्चर्स को शामिल किया। तो किस तरह का इसको देखते हैं परिदृश्य के रूप में, देश में नया एनवायरनमेंट, एक नए प्रोफेशनल्स और जो एक बौद्धिक लोगों का एक जो एक कलेक्शन बना के सरकार जो नीति निर्णय और पॉलिसीज जो बनाएंगे उसमें किस तरह का एनवायरनमेंट आप देखते हैं? देखिए, नीति आयोग को सरकार ने पहले जो योजना आयोग थी उसकी जगह पर
स्थापित किया है। मूल अंतर यह है कि योजना आयोग कई रेगुलेटरी काम भी करते थे, कई जगह धन एलोकेशन करते थे, पूरे राष्ट्र के लिए योजना बनाते थे। अभी फोकस ये है कि ये थिंक टैंक रहे और राज्यों को एक तरह से सलाहकार के रूप में बेस्ट प्रैक्टिसेस की जानकारी देने के रूप में काम करे। जो खामियां पहले प्लानिंग कमीशन के बारे में बताई गई थी वो यह थी कि कई बार हम राष्ट्रीय स्तर पर जो योजना बनाते हैं तो अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग है। जैसे आपको मालूम है, जैसे उदाहरण के लिए तमिलनाडु में कृषि से 7% ही जीडीपी का, जीएसडीपी का राज्य की आमदनी का शेयर आता है। कई राज्यों में 30 से 32% आता है। इसी तरह एनर्जी उपलब्धता की, इलेक्ट्रिसिटी की है, कई राज्यों में गांव-गांव तक एनर्जी सभी को पूरे 24 घंटे मिलते हैं। कई राज्यों में बहुत कम समय के लिए बिजली मिल पाती है। तो हमारा इसी तरह जो आर्थिक विकास की स्थिति है, कई राज्यों में जो सबसे विकसित राज्य है उसकी तुलना में 1/5 माने 5वां हिस्सा ही पर व्यक्ति आय होता है। तो चूँकि राज्यों की आर्थिक स्थिति, राज्यों का भौगोलिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल स्थिति अलग अलग है, तो योजनाएं भी अलग अलग बनाने की आवश्यकता है। तो इसी को ध्यान में रख करके ये अधिक से अधिक राशि राज्यों को दी गई है और जो केंद्रीय स्तर पर जो योजनाएं बनाई जाती थी उसको कम करने का प्रयास किया गया है। और नीति आयोग इसी जो एक बहुत बड़ी फल है उसी का एक परिणाम है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस की जानकारी देश को देगी, राज्यों को देगी, लेकिन राज्यों के लिए योजना बनाने में कम से कम इंटरफेरेंस करेगी। तो एक नई पहल है और इसका आउटकम अभी कुछ वर्षों में हमें देखने को मिलेगा। सर, जो सरकार ने जो छोटे स्वामित्व वाली कंपनियां हैं मध्यम स्केल की, उनको प्रमोशन करने के लिए भी एक 3,000 करोड़ रुपए निधि का एक प्रावधान किया ताकि वित्तीय सपोर्ट उनको किया जा सके। कहीं कहीं उनको जो आ रही दिक्कतें उनका समाधान करके उनको भी अपने उद्योगों को बढ़ावा देने में एक मदद मिल सके। तो किस तरह देखते हैं छोटे, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के संदर्भ में? देखिए, वो आप मुद्रा बैंक के नाम से जो बजट में अनाउंसमेंट किया गया है उसका, वैसे तो सभी बैंक से कोई भी एंटरप्रेन्योर, छोटे बड़े सभी अपनी आवश्यकता अनुसार फंड को, ऋण को ले सकते हैं, लेकिन सरकार ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है, इस बात को माना है कि कई बार जो छोटे उद्यमी होते हैं उनको इन बैंकों से ऋण प्राप्त करने में, राशि प्राप्त करने में दिक्कतें होती है। तो एक स्पेशलाइज्ड बैंक को प्रमोट करने की बात कही गई है। साथ ही उसमें कुछ रिस्क फंड की भी बात कही गई है कि जैसे छोटे उद्योग, जब हम छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं और उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ लोन देता है तो उसके फेलियर की भी कई बार संभावनाएं रहती है, खास करके जब नए लोग जो पहले से उद्यमी बिजनेसमैन नहीं हैं वो जब आते हैं तो उनको कई बार दिक्कतें होती है शुरुआत में। तो ऐसे रिस्क फंड के रूप में भी उसका कुछ एक कंपोनेंट, एक हिस्सा रखा गया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे उद्यमियों को शुरू में लोन देंगे उनके लिए जो रिस्क, एक्स्ट्रा अतिरिक्त रिस्क होगा उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है। तो यह भी एक सराहनीय प्रयास है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसकी स्थापना करके, इसका एक गाइडलाइन निर्धारित करके इसे कार्यान्वित जल्दी किया जाएगा। तो ये थे फिक्की के महानिदेशक डॉक्टर अरविंद प्रसाद, जिनका मानना है कि आम बजट 2015-16 में सरकार ने आम जन के साथ साथ औद्योगिक सेक्टर को बढ़ावा देने का काम किया है, जिससे आने वाले दिनों में देश को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया जा सके। कैमरामैन प्रेम परिहार के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।